हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। देखिए, मौर्योत्तर काल की समाप्ति के बाद जो मौर्योत्तर काल चल रहा था प्राचीन भारत में, मौर्योत्तर काल की समाप्ति के बाद जो भारत में नया वंश शुरू होता है, नया दौर शुरू होता है, इसे गुप्त काल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जो गुप्त काल की उदय हुआ था, गुप्त काल का कौन से क्षेत्र में इनका उदय हुआ था, यानी मौर्योत्तर काल की समाप्ति के बाद, जो कुषाण वंश की समाप्ति के बाद जो भारत में जो नया वंश चलता है, जिसे हम गुप्त वंश के नाम से जानते हैं, इनका उदय कहाँ से हुआ। गुप्त किसके सामंत थे और गुप्तों के काल को किस नाम से भी जाना जाता है, और गुप्तों के ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के कार्य थे जो इन्होंने करवाए थे, समय समय पर इनके द्वारा करवाए गए थे। कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण शासक आए गुप्त काल के अंतर्गत, आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। शासकों के बारे में पढ़ने से पहले हम बात जानेंगे कि गुप्त काल में जो गुप्त किसके सामंत थे, सामंत को लेकर के बात करेंगे। इनका साम्राज्य कितना बड़ा था उसको लेकर के बात करेंगे। सामान्यतः इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि जो गुप्त काल थे, ये गुप्त जो सामंत थे या फिर इनकी जाति क्या थी, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, ये गुप्त काल है, आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ गुप्त एम्पायर है, पूरे का पूरा आपको दिख रहा होगा। ये पूरा डायनेस्टी जो आपको दिख रही है, यही है गुप्त एम्पायर। ठीक है, पूरा भारत के क्षेत्र इधर वाला, पूरा भारतीय वाला क्षेत्र इधर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में साम्राज्य कितना बड़ा था। ठीक है, ये जो था पूरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप चित्र को याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का जो सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी या सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी। ठीक है, ये है कांचीपुरम। ठीक है, पिस्तापुरा, और इधर देखिए, इधर भी एक नाम लिखा हुआ है, यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है। ठीक है, उज्जैन है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है। तक्षशिला, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये रहा गुजरात वाले क्षेत्र में, ये पूरे का पूरा जो साम्राज्य था, ये गुप्तों के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो पहली बात आती है कि इसमें जो गुप्त थे, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। शुरुआत याद रखिए कि इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन ये आता भी है कि प्राचीन काल में किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्तों के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उत्पत्ति, इनके गुप्तों की उत्पत्ति के मत पहले हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एक सिनेरियो देख लेते हैं कि इनका शासनकाल चलता कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो अगर हम इनके शासन की बात करें, तो ये जो शासनकाल चलता है गुप्तों का, वो चलता है 240 एडी से लेकर के, यानी ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 550 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। ये पूरा का पूरा एक साम्राज्य है। जहाँ तक महत्वपूर्ण शासक आते हैं, ये इनका पूरा साम्राज्य यहाँ तक चलता है। गुप्त काल के साम्राज्य की बात करें तो 550 एडी तक, जब तक इनका गुप्त काल में महत्वपूर्ण शासक आते रहते हैं, वहीं तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के मत। ठीक है, गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के मत, गुप्तों की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति यानी इनकी उत्पत्ति को लेकर के जो इन्हें समय समय पर क्या क्या बताते हैं, कि कौन इन्हें जाट बताता है, कौन इन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कौन इन्हें ब्राह्मण बताते हैं, इसको लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कि गुप्त कौन थे। तो पहले बात देख रहे हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई थी तो मगध में हुई थी। मगध में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, गुप्तों की तो उत्पत्ति हुई थी मगध में। कहाँ पर हुई थी जी? मगध में गुप्तों की उत्पत्ति मानी जाती है। और गुप्तों में, ठीक है, ये सामंत किसके थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, सामंत की बात करें तो ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के बारे में मैंने बताया था कि सामंत की व्यवस्था का प्रचलन जो था, सामंत होते क्या हैं, तो मैंने सामंत के बारे में पिछली क्लासों में मैंने चर्चा भी करी थी। फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि सामंत की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें ब्राह्मणों तथा बौद्धों को भूमि बिना करके, यानी कर मुक्त भूमि दी जाती थी। और यहाँ पर यानी किसी गांव की, किसी क्षेत्र की इन्हें क्या दे दी जाती थी? भूमि दे दी जाती थी। ब्राह्मणों तथा बौद्धों को करमुक्त भूमि देने की प्रथा का प्रारंभ होता है, ठीक है, वो सातवाहन शासन काल में ही होता है।
और यहाँ पर इनको भूमि इस प्रकार से दी जाती है। और ये जो प्रथा चली थी, भूमि देने की प्रथा प्रारंभ करी थी, तो ये प्रथा चली थी, तो यही प्रथा कहलाई थी आपकी सामंती प्रथा। अब इसमें होता क्या था कि इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण होते थे, तो ब्राह्मण उस समय यज्ञ संपन्न करते थे, या जैसे बौद्ध भिक्षु होते थे तो अपने अपने तर्क देते थे उस समय, ठीक है, लोगों राजाओं को प्रभावित करते थे, तो राजा खुश होकर के उन्हें भूमि देते थे, और इन भूमियों पर उनका पूर्ण संपूर्ण अधिकार होता था। किसका? जिनको वो दी जाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही दूसरे राजा ने उनको भूमि दे दी, और वही राजा कई कई गांवों की उन्हें, ठीक है, भूमि भी दे देता था, और मिला करके ये इकट्ठे होकर के कई भूमियों को एक साथ इकट्ठी कर लेते थे, और वहाँ के अपने आप को शासक घोषित कर लेते थे। तो यही सामंती प्रथा होती है। बाद में बताया भी जाता है कि कुषाणों ने भी यही प्रथा आगे चलाई रखी थी, और कुषाणों ने इनको भूमि दान में दी, और ये सामंती व्यवस्था जो प्रचलन चलाई थी गुप्त, उसमें सातवाहन काल में जो सामंती व्यवस्था चली थी, वही सामंती व्यवस्था आगे जाकर के कुषाणों के शासन काल में भी चली, और यही सामंत आगे जाकर के जो गुप्त थे वो सामंत थे कुषाणों के। सामंती व्यवस्था का जो हमें प्रचलन मिलता है, यानी कहाँ से हमें जानकारी मिलती है सामंती व्यवस्था की, जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो एक रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख है, जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये सामंत थे कुषाणों के, ठीक है, सॉरी, सामंती व्यवस्था का प्रचलन, ठीक है, किसने चलाया था? सातवाहन शासकों ने, ठीक है, नाम था इसका सातकर्णी प्रथम, उसने ही सामंती व्यवस्था का प्रचलन किया था, और उसकी एक रानी थी नागनिका, तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है, उससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है इनकी जाति को लेकर के, कि इनकी जाति की अगर हम बात करें कि जाति क्या क्या थी, तो देखिए पहला आता है इनमें, देखिए पहले की बात करें तो पहला आता है जाट, ठीक है, जाट, ठीक है, कि कुछ इतिहासकार विद्वान ये मानते हैं कि जो गुप्त थे वो जाट थे। अब जाट मत को मानने वालों की अगर हम बात करें कि जाट मत को मानने वालों में कौन थे, तो इनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। क्या नाम है जी इनका? इनका नाम आता है काशी प्रसाद जायसवाल, तो याद रखना काशी, ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार, ठीक है, ये जाट थे। इन्होंने इस मत को क्यों बताया? देखिए इन्होंने जब इन्होंने इस बात की पुष्टि की, तो इन्होंने बताया कि जाट जो थे ये पंजाब के निवासी थे, पंजाब में जाट की जनजाति निवास करती थी, और ये जो थे, ठीक है, इन्होंने फिर बताया कि इनका एक शासक था, नाम था इसका चंडसेन। क्या नाम था? चंडसेन इनका शासक था, चंडसेन इनका नेता था, ठीक है, चंडसेन इनका नेता था, और इसी चंडसेन की तुलना इन्होंने, ठीक है, चंडसेन की तुलना की बात करें तो इन्होंने चंडसेन की तुलना चंद्रगुप्त प्रथम से की है, और इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो पुष्टि की थी, इन्होंने बताया कि जो गुप्त थे वो जाट थे। कभी जाति को लेकर के इनके मत आ जाए तो इनको याद रखना। दूसरा, जाति को लेकर के आगे जो मत बताया था, तो आगे देखिए इनकी जो पुष्टि करते हैं, ठीक है, जो चंद्रवंशी यानी क्षत्रिय होने की पुष्टि करते हैं, चंद्रवंशीय यानी क्षत्रिय होने की जो पुष्टि करते हैं, तो उनमें से जो पुष्टि करते हैं इनका नाम है ओझा, ठीक है, क्या नाम है? इनका नाम ओझा है। तो ओझा यानी इनका नाम, पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम आता है गौरी शंकर ओझा, ठीक है। तो गौरी शंकर ओझा के अनुसार ठीक है, तो गौरी शंकर ओझा के अनुसार, गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर ओझा के अनुसार, ओझा के अनुसार ये क्षत्रिय थे। क्या थे जी? ये क्षत्रिय थे। तो गौरीशंकर ओझा ने इनको माना है, गौरीशंकर ओझा के अनुसार इनको क्षत्रिय जाति से माना है। वहीं इनकी जाति की बात करें तो ब्राह्मण जाति की बात करें तो एक नाम आता है राय चौधरी, ठीक है। ब्राह्मण जाति से संबंधित जो इनको बताया गया है, तो ब्राह्मण किसने बताया है? तो ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण राय चौधरी एक व्यक्ति थे। राय चौधरी के अनुसार ही इनको ब्राह्मण बताया गया है। किसको? इनको, ठीक है। तो राय चौधरी, ठीक है, राय चौधरी के अनुसार, ठीक है, राय चौधरी के अनुसार ये ब्राह्मण थे। इन्होंने इसकी पुष्टि क्यों की है? इन्होंने बताया है कि जो ये गुप्त थे वो पुष्यमित्र शुंग के वंशज थे और इसीलिए इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है जी? ब्राह्मण कहा गया है। तो याद रखना, ब्राह्मण मत कौन बताता है? ब्राह्मण मत को मानने वालों में से थे, इनका नाम था राय चौधरी। तो राय चौधरी के अनुसार जो ये थे गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। वहीं वैश्य होने की पुष्टि भी इनकी मिलती है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे। और इस मत को मानने बताया गया है। क्या बताया गया है जी? वैश्य। वैश्य मत को मानने वालों में से जो विद्वान थे, नाम था इनका एलन एवं अल्तेकर। एलन एवं अल्तेकर, ठीक है। एलन एवं अल्तेकर के अनुसार
जो गुप्त थे वो वैश्य थे और अधिकतर विद्वान इस मत को ही मानते हैं और इन्होंने वैश्य होने की पुष्टि की है और ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो वैश्य मत को मानते हैं, इस कारण वैश्य गुप्त थे। ठीक है, जो गुप्त थे वो वैश्य थे, याद रखना, जो गुप्त थे वो वैश्य थे। तो ज़्यादातर सामान्यतः आता है गुप्त काल में, तो गुप्त वंश जो थे वो किस जाति से संबंधित थे। तो अगर चारों ऑप्शन वहाँ पर आ जाए, आपको चारों ऑप्शन दे दी जाए कि अब देखिए वहाँ पे आपको जाट भी दे दिया जाए, ब्राह्मण भी दे दिया जाए, क्षत्रिय भी दे दी जाए और वैश्य भी दे दी जाए, तो आप इस मत को यानी इस मत को यानी जो वैश्य वहाँ पर अगर हो ऑप्शन में, तो आप वैश्य मत को ही आप क्लिक करोगे, वैश्य मत को ही आप सही करोगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान वैश्य मत को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें बहुत सारे क्रम से शासक आते हैं, पहले शासकों को देख लेते हैं कौन कौन से शासक आएंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा इस पे चलेंगे, एक एक वंश को, एक एक संस्थापक को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शासकों को देख लेते हैं कौन कौन से शासक आते हैं क्रम से। तो देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो इनमें शासक आता है, पहला शासक नाम होता है इसका श्रीगुप्त। क्या नाम होता है? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इनका पहला शासक होता है। दूसरे की बात करें तो घटोत्कचगुप्त। ठीक है, ठीक है, घटोत्कचगुप्त, घटोत्कचगुप्त। ठीक है, घटोत्कचगुप्त इनका दूसरा शासक होता है। तीसरा शासक आता है इनका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जो देखिए पहला जो दूसरा शासक होता है इनका, दूसरे की बात करें तो इनका शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम और इसे ही वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक आता अगला, इसका नाम होता है, ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और इसका नाम है समुद्रगुप्त। तो इसे समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? समुद्रगुप्त। तो पहले हम इसको शासकों को देख लेते हैं क्रम से कौन कौन से शासक आते हैं। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद देखिए जो इनका शासक आता है, एक बीच में एक शासक और आ जाता है जिसका नाम है रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त एक शासक आता है, रामगुप्त शासक आता है। इसके बाद जो शासक आता है रामगुप्त आता है। ठीक है, रामगुप्त, लेकिन ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो छठे पे आता है, नाम होता है इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम होता है? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे द्वितीय भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आता है। इसके बाद नंबर 7 की बात करें, ठीक है, तो नंबर 7 पे इसका बेटा आता है, नाम होता है इसका कुमारगुप्त। ठीक है, क्या नाम होता है? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त आता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है, नाम होता है इसका स्कंदगुप्त। क्या नाम होता है जी? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अगला शासक आता है। ठीक है, और यहाँ तक जो चला था ये पूरा गुप्त काल चला था, पूरी तरीके से गुप्त काल चला था। और शासन काल की बात करें तो इसमें क्रम से शासन काल आते हैं। और ये कहाँ तक चलता है पूरा शासन काल? तो ये चलता है आपका 667 तक। कहाँ तक चलता है ये पूरा का पूरा शासन काल की बात करें तो 240 से लेकर के 240 एडी से लेकर के, ठीक है, 467 एडी तक ये शासन काल चलता है पूरे का पूरा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे तो आपने तो 550 बताया है। जी बिल्कुल, मैंने 550 ही बताया है, लेकिन अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ठीक है, 240 एडी से लेकर के 467 एडी तक ये जो क्रम से शासक आते हैं ये शासन करते हैं। ठीक है, पहला होता है श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कचगुप्त। अभी पूरे आपको दिखाऊंगा पूरा मैपिंग के थ्रू कौन कौन से शासक हैं, आप इमेज में देखोगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, और क्लासों को करते रहिए, आपका जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका, ठीक है, क्लियर होता चला जाएगा। और यहाँ से देखिए हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से संबंधित, चाहे वो आपके, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एमए ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बीए ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, जिनका भी इतिहास से संबंधित है, चाहे कोई सा भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें भी आपके हिस्ट्री ले रखी हो जिन बच्चों ने, तो वो भी उनके लिए भी यूजफुल है ये, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, और इनको आप लिख भी सकते हो, किस तरीके से लिखते हैं वो भी सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो ये जो 240 से लेकर के ये जो 467 तक आता क्रम से ये शासक आते हैं। पहले श्रीगुप्त आता है, घटोत्कचगुप्त आता है, चंद्रगुप्त प्रथम आता है, समुद्रगुप्त आता है, रामगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये क्रम से शासक आते हैं 8। इसके बाद जो शासक चलते हैं वो चलते हैं परिवर्ती गुप्त वंश। कौन सा चलता है? इसके बाद जो चलता है, इसके बाद जो वंश चलता है वो चलता है परिवर्ती गुप्त वंश। किस क्या चलता है? परिवर्ती। ठीक है, परिवर्ती गुप्त वंश।
तो परिवर्ती गुप्त वंश चलता है और इसमें क्रम से शासक आते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्रम से शासक आते हैं, अगर उन शासकों की अगर बात करी जाए परिवर्ती गुप्त वंशों की, तो इसमें शासक आते हैं। पहला आता है पुरोगुप्त। कौन आता है जी? पहला आता है पुरोगुप्त, उसके बाद आता है बुद्धगुप्त, उसके बाद आता है नरसिंहगुप्त, बलादित्य, उसके बाद आता है भानुगुप्त। कौन आता है? भानुगुप्त। ठीक है, तो पहला आता है पुरोगुप्त। इसमें कौन आता है? पुरोगुप्त। जो मेन है उन्हीं को देखेंगे, पुरोगुप्त। ठीक है, पुरोगुप्त। फिर उसके बाद आता है बुद्धगुप्त। कौन आता है जी? बुद्धगुप्त। ठीक है, उसके बाद आता है नरसिंहगुप्त। ठीक है, कौन आता है जी? नरसिंहगुप्त। ठीक है, और अंत में जो इसका शासक आता है इसका नाम होता है भानुगुप्त। ठीक है, ठीक है, क्या नाम होता है इसका? भानुगुप्त। और इसके बाद देखिए छोटे छोटे शासक और आते हैं, लेकिन ये परिवर्ती गुप्त होते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए गुप्त वंश को संभालते हैं, कुछ समय के लिए गुप्त वंश का, ठीक है, साम्राज्य को संभाले रखते हैं, लेकिन उसके बाद इनके बाद बिल्कुल कतई अयोग्य शासक आ जाते हैं और वो इतने अयोग्य होते हैं कि इसको संभाल नहीं पाते हैं, यानी पूरे के पूरे साम्राज्य को नहीं संभाल पाते हैं। ठीक है, और पूरे का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाता है। तो गुप्त वंश के समाप्ति के बाद फिर छोटे छोटे बहुत सारे शासक उभर करके सामने आएंगे, एक एक को करके हम देखेंगे। ठीक है, शासनकाल की बात करें तो देखिए श्रीगुप्त का जो शासनकाल चलता है तो उसमें जो चलता है इनका शासनकाल 240 से लेकर के 280 तक चलता है। वहीं घटोत्कच की बात करें तो घटोत्कच गुप्त का जो शासनकाल चलता है, ठीक है, 280 से लेकर के 320 तक इसका शासनकाल बताते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल आता है वो 319 से बताया जाता है, लेकिन देखा जाए तो 320 से देखा जाएगा, लेकिन 319 में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था और इसके उपलक्ष्य में इसने एक संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो एक होता सब संवत, एक होता गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का इसने प्रारंभ किया था, तो याद रखना गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। आगे मैं बताऊंगा, अभी आज तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है इनका, कि इनका एक सामान्य परिचय किस प्रकार से कौन कौन से शासक आए। ठीक है, चलिए पहले इनका मैं शासनकाल लिख देता हूँ। आप शासनकाल देख लीजिए एक एक करके। ये चलता है 240 से, कहाँ से? 240 से 280। ठीक है, 240 से 280 ये चलता है। 280 से लेकर के कहाँ तक है ये? ठीक है, 280 से लेकर के इनका शासनकाल चलता है 319 तक। ठीक है, 319 एडी तक मान के चलिए आप इसे, वैसे सामान्यतः इनका 320 भी आता है लिखा हुआ। उसके बाद अगला जो शासक होता है इसके शासनकाल की बात करें तो 320 से लेकर के 335। ठीक है, 319 से लेकर के कहाँ से? 319 से लेकर के, ठीक है, 335, वैसे 34 लगा लीजिए आप, 34 एडी। तो 319 से लेकर के 334 एडी इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, तो 334। और उसके बाद अगला जो शासक आता है 335 से लेकर के कहाँ तक होता है? 335 से लेकर के 75। समुद्रगुप्त का शासनकाल बहुत समय तक चलता है। यहाँ मैंने 75 इसलिए लिखा है ताकि आप 375 कर दो यहाँ पे। देखिए अगला जो शासनकाल आता है नाम होता है इसका रामगुप्त। ज़्यादा समय के लिए होता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन अगला जो शासक आता है नाम होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो 375 से, क्योंकि कुछ समय के लिए रहता है, उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और ठीक है, और शासक खुद बन जाता है। बड़ा भाई होता है रामगुप्त इसका। तो इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं चलता है, केवल 375 तक ही सीमित का रह जाता है। ठीक है, 375 एडी तक ही रहता है इसका। ठीक है, ज़्यादा समय तक शासनकाल नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद जो अगला आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका शासनकाल है 375 से एडी। ठीक है, 375 एडी से शासनकाल इसका लंबा चलता है इसका भी, और 375 से लेकर के 415 तक बहुत लंबा शासनकाल इसका चलता है। कितना? 415 तक। तो 375 से लेकर के 415 एडी तक इसका शासनकाल चलता है। वहीं कुमारगुप्त की बात करें तो ये जो कुमारगुप्त का शासनकाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। 415 से लेकर के 455 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। 415 से लेकर के कहाँ तक? 455 तक। ठीक है, तो 415 एडी से लेकर के 455 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। वहीं स्कंदगुप्त की बात करें तो 455 से लेकर के 467 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, कहाँ तक चलता है जी? 467 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आते हैं क्रम से, ये भी शासक आते हैं, इनका भी शासनकाल चलता है। तो देखिए इनका शासनकाल की अगर बात करें तो इनके शासनकाल आता है, ठीक है, शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आता है कहाँ तक? ठीक है, देखिए फिर आता है पुरोगुप्त, परिवर्ती गुप्त आते हैं। पुरोगुप्त आता है 467 से लेकर के इसका शासनकाल चलता है 473 तक। ठीक है, कहाँ तक चलता है? 467 से लेकर के 73 तक इसका शासनकाल चलता है। वहीं बुद्धगुप्त की शासनकाल की बात करें तो 473 से, ठीक है,
473 से लगभग इनका चलता है 490-95 के करीब में तक। कहाँ तक चलता है? 95। तो 476 से, ठीक है, 495, ठीक है, एडी तक इनका शासनकाल चलता है, ठीक है। उसके बाद नरसिंह गुप्त आता है, ठीक है। नरसिंह गुप्त के शासनकाल की बात करते हैं 495 से लेकर के 510, ठीक है, 495 से लेकर के 510 तक चलता है, ठीक है। 495 से लेकर के 510 तक इनका शासनकाल चलता है, इनका शासनकाल चलता है। और उसके बाद भानुगुप्त आता है, ठीक है। और देखिए ये जो 510 में इसने एक अभिलेख लिखवाता है नरसिंह गुप्त, और यहाँ पर ही सती प्रथा का सबसे पहले प्रमाण भी मिलता है कि सती प्रथा का प्रमाण इसी के शासनकाल में सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है, ठीक है। इसी के शासनकाल में इसका एक मंत्री होता है, दोस्त भी होता है, मंत्री भी होता है। युद्ध करते समय उसका क्या होता है कि वो मृत्यु हो जाती है उसकी, और उसकी पत्नी अपने आप को सती कर लेती है। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण यहीं से पाया जाता है, तो याद रखना, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं आगे, सब चीज़ कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। एक एक चीज़ों को मैं डिटेल में कराऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, एक एक चीज़, ठीक है। जिस भी शासक से संबंधित कोई भी तथ्य होता है उसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।